गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अब तक हम पढ़ रहे थे हमारा सेकेंड पेपर, ठीक है। सेकेंड पेपर हमने पढ़ा, उसके अंदर हमने कुछ स्टोरीज पढ़ी और कुछ हमारे प्रोज सेक्शन के जो एसेज हैं वो हमने पढ़े। अब क्या है कि हम हमारा पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर, बिकॉज कि कोर्स का आपका कुछ पता नहीं है, इसलिए हमें सारा ही लेके चलना होगा। तो हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। कुछ जो पहले हम पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं आपके लिए, जो ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई के लिए, वो हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में जो हमारा बचेगा कोर्स उसको हम फिर बाद में पढ़ेंगे, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका सेकंड पेपर हो जाए और फर्स्ट पेपर आपका रह जाए। इसलिए मैं आपको दोनों पेपर साथ में लेके चल रही हूँ। तो आज हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पेपर, जिसमें आपके हैं पोएम्स। ओके, फर्स्ट पेपर में आपके क्या है, पोएम्स हैं। तो सिलेबस आप सभी लोगों के पास में होगा। सिलेबस में आपके फर्स्ट पेपर में पहले तो आपके जो है वो है अमेरिकन और जो दूसरे राइटर्स हैं, इंग्लिश राइटर्स हैं, वो आपके हैं, जिसमें आपके थॉमस ग्रे, विलियम ब्लैक, सैमुअल टायलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज, जॉर्ज गॉर्डन, लॉर्ड ब्रायन एंड पी.बी. शैली और जॉन केट्स, ठीक है। तो हम पहले ये नहीं पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे हमारे इंडियन राइटर्स, ठीक है। इंडियन राइटर्स में आपकी हैं, सबसे पहले हैं कमला दास, ठीक है। कमला दास के बाद में आपके हैं अरुण कोलात्कर, अरुण कोलात्कर के बाद में नसीम एजिकल और आर.के. रामानुजन। हम सारी पोएम्स पढ़ेंगे इनकी, एक भी पोएम हम छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद में मैं आपको मोस्ट पोएम्स जो है वो मैं बता दूंगी, लेकिन आपको पढ़ना सारा ही है, नोट्स आपको सारे ही बनाने हैं, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फोकस उन पे डालना है जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारा पेपर फर्स्ट का सेक्शन बी। पेपर फर्स्ट सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी में आपके फर्स्ट है कमला दास, ओके, कमला दास। सेकंड आपकी है अरुण कोलात्कर, थर्ड आपके हैं नसीम एजिकल। फोर्थ में आपके हैं ए.के. रामानुजन, ठीक है। चार आपके इंडियन राइटर्स हैं, ठीक है। चार इंडियन राइटर्स की आपकी पोएम्स हैं। पहले की जो पोएम है वो है माय ग्रैंडमदर हाउस, ग्रैंडमदर्स हाउस। और दूसरी है ए हॉट नून इन मालाबार, ठीक है। इनकी आपकी है एन ओल्ड वुमेन, दूसरी है द बस, एंड थर्ड इज दैट चैतन्य, ओके। थर्ड एंटरप्राइजेज, एंड नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट
नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। आर के नाम अनुजन की आपकी है ऑफ मदर अमोंग अदर थिंग्स। ठीक है, दूसरी है आपकी ऑब्ituary, एंड थर्ड है ए वीवर। ठीक है, तो ये आपके इसमें है। एक आपकी और ऐड हुई है जो इसके अंदर, ये मैं आपको देख के नेट से देख के कंफर्म कर दूंगी कि एक और ऐड हुई है गिरीश पटेल की ऑन किलिंग ए ट्री सर्वेंट। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगी कि ये वाली भी ऐड है कि नहीं है, लेकिन अभी तक जो आपके पास है कोर्स में यही वाली है। फिर भी मैं एक बार लिखा देती हूँ। नहीं, ये रहने दो, एक बार फिर कंफर्म हो जाएगी तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगी। अभी हम ये पढ़ेंगे हमारी जो स्टार्टिंग में जो हमारे ये कोर्स में है। ठीक है, कमला दास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमला दास। ठीक है, कमला दास की माई ग्रैंडमदर हाउस, ये वाली, और ए हॉट रूम इन मालाबार। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि अपने पास जो जो पोएम है वो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग पोएम्स है। जब मैं आप लोगों को पोएम पढ़ा रही होंगी, क्या है कि ऐसे और उसमें अपन ने स्टोरीज में हमने अपने समरी वाइज पढ़ लिया, लेकिन पोएम के अंदर आप समरी वाइज नहीं पढ़ सकते क्योंकि पोएम की लाइन्स आती है और एक्सप्लेनेशन आता है। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को पोएम की एक एक लाइन आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ये कौन सी, ये लाइन कौन से पोएम से आई हुई है। जैसे ही अपन एक्सप्लेनेशन आएगा एग्जाम के अंदर, तो उन लाइनों को पढ़ते ही आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये लाइन कहाँ से और कौन सी पोएम है और उसकी जो राइटर है वो कौन है। ओके, तो 20वीं सेंचुरी पोएट्स हैं ये जो है आपके, जो पोएट हैं वो कौन से हैं, 20वीं सेंचुरी के 20वीं सदी के पोएट्स हैं ये। 20वीं सदी, ठीक है, 20। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कमला दास। जैसा कि हम पहले पढ़ते आए हैं उसी तरीके से हम इनका इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। आपको दोनों ही पेपर में, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में ही, पोएट हो या ऑथर हो, तो उसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना ज़्यादा जरूरी है। चाहे आपके फर्स्ट पेपर का हो चाहे सेकंड पेपर का हो, आपकी अगर निबंध है, आपकी स्टोरी है, आपकी पोएम है, तो आपको सबसे पहले पोएट, ऑथर या एसेस्ट जो है उनका इंट्रोडक्शन आपको सबसे
सबसे पहले पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम इनका क्या देखते आ रहे हैं, इनकी वही जो हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, इनकी एजुकेशन, इनके वर्क्स, फैमिली बैकग्राउंड और इनके प्राइज। 4 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी ऑथर हो या किसी भी पोएट हो, उसकी जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले क्या है उनका बर्थ, ठीक है, बर्थ, ईयर और प्लेस। ओके, समझ में आया। दूसरी इनकी क्या आती है, उसके बाद में एजुकेशन आ जाती है। और कुछ भी आप लोगों को ध्यान में ना रहे, लेकिन आप लोगों को ये 3-4 चीजें तो ध्यान में रखनी ही है, ठीक है। तीसरे आ जाते हैं इनके मेन वर्क। वर्क में जो इन्होंने किताबें, पोयम, स्टोरीज जो भी इन्होंने लिखी है वो। फिर इनके आते हैं, हम देखते हैं प्राइज, ठीक है। तो ये 4 चीज हमें किसी भी राइटर के बारे में हम अगर पढ़ रहे हैं तो उनका बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक के अंदर अपने पास ये 4 चीजें कंफर्म होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कमला दास, इंट्रोडक्शन टू द पोएट कमला दास, ठीक है। कमला दास, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडियन राइटर है, जो भारतीय लेखिका है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कमला दास हेल्स फ्रॉम द साउथर्न मालाबार इन केरला। कहाँ से बिलोंग करती थी ये, साउथर्न मालाबार। मालाबार जो है साउथ का मालाबार जो केरला में, उनका वहां पे दक्षिण मालाबार की रहने वाली थी, ठीक है। कहाँ की रहने वाली थी वो, दक्षिण मालाबार के, केरला के दक्षिण मालाबार की वो रहने वाली थी। शी वॉज बोर्न इन मार्च 31, 1934 एंड रिसीव्ड हर एजुकेशन फॉर द मोस्ट पार्ट एट होम। और उन्होंने अपनी जो ज़्यादातर जो एजुकेशन थी वो कहाँ पे प्राप्त की थी, उन्होंने अपने ही घर के ऊपर। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, उनका जो बर्थ है वो कब का है, 31 मार्च 1934। कहाँ पे हुआ इनका जन्म, साउथर्न मालाबार, दक्षिण मालाबार, कहाँ पे, केरला की, केरल, ठीक है, इन केरला। ओके, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, 31 मार्च 1934, साउथर्न मालाबार इन केरला, केरला की रहने वाली थी। केरल कहाँ पे है, अपने भारत के दक्षिण भाग में है। तो वहां पे दक्षिण भाग की जो मालाबार नाम की जो जगह है, वहां से इनका जन्म हुआ था। She was sent to 3 different schools, but in each of them she stayed for a short while, ठीक है। उनकी जो प्रारंभिक जो हुई थी, एजुकेशन हुई थी, तो वो कहाँ पे हुई थी, होम, एट होम। ज्यादातर जो उनकी पढ़ाई हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, घर पे ही हुई थी। उनको 3 बार She was sent to 3 different schools, उनको 3 बार अलग अलग स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन उनका वहाँ पे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए वो स्कूल बीच में ही छोड़ दिया करती थी। छोड़ के बीच में ही अपनी एजुकेशन छोड़ देती थी, थोड़े समय के बाद ही। Thus she received no formal education, इस वजह से उनके पास कोई भी no formal education।
नो फॉर्मल एजुकेशन एंड नो एनी earn no university degree and earn no university, जिस वजह से उनके पास कोई भी एजुकेशनल रिकॉर्ड और कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री उनके पास नहीं थी। उनकी जो पढ़ाई हुई थी वो घर पे ही हुई थी और उन्होंने घर पे ही अपनी पढ़ाई लिखाई जो करी थी वो उन्होंने घर पे ही करी थी। ठीक है। However, उसके बाद यद्यपि शी स्टैंड ऑन हर ओन मेरिट एंड इज प्लेस्ड ऑन द पेनेकल ऑफ रेपुटेशन अमोंग द इंडो एंग्लिकन पोएट। जो ये जो राइटर है इनको इंडो एंग्लिकन पोएट्स कहा जाता है। आपको मैं बता दूं इंडो इंडो एंग्लिकन पोएट। ठीक है। अब आपको समझाती हूँ इंडो एंग्लिकन पोएट कौन होते हैं। जो दो भाषा में लिखते हैं, हिंदी भाषा के साथ साथ इंग्लिश में भी जो लिखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों की भाषा में जो राइट इन टू लैंग्वेज, दो भाषा में। ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, इंडो एंग्लिकन पोएट। जो दो भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में जो लिखते हैं उनको इंडो एंग्लिकन पोएट कहा जाता है। तो क्या कहा जा रहा है इसके अंदर की उसके बावजूद अर्न नो यूनिवर्सिटी डिग्री, उनके पास कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी रेपुटेशन इतनी अधिक थी और उनकी खुद की प्रतिभा इतनी ज़्यादा थी कि वो दोनों भाषा में लिखना जानती थी। किसी स्कूल में ना जाके, किसी यूनिवर्सिटी में ना जाके, घर पे ही उन्होंने जो पढ़ाई करी उसी के दौरान वो इतनी प्रतिभाशाली थी, इतनी वो एजुकेटेड थी कि वो दोनों भाषा में लिखना जानती थी। Both her parents were poet and quite possible inherited the poetic talent from them. उसके जो माता पिता थे दोनों क्या थे, पोएट थे, दोनों ही कवि थे। पेरेंट्स जो थे, मम्मी और पापा उनके जो थे, माता पिता जो थे, वो दोनों ही वो थे, कवि थे, लिखते थे वो। इस वजह से भी उनके पास ये एक गॉड गिफ्टेड, एक तरह से मतलब पेरेंटल जेनेटिक गिफ्ट था उनके पास लिखने का। होता क्या है कि कई बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर वो कुछ गुण होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से उनके पास भी ये एक इस तरीके का टैलेंट था जो उनको उनके पेरेंट्स से अपने आप ही मिला था। She was deeply attached to her grandmother। अब वो सबसे ज्यादा अटैच किससे ज्यादा थी, अपनी दादी जी से, अपनी ग्रैंड मदर से, जिनके ऊपर उन्होंने वो पोएम लिखी है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है। Her modern name was Madhavikutty and under his name the brought the Malayalam। उनका जो नाम था वो क्या था, विवाह के पूर्व उनका जो नाम था माधवी कुट्टी था। ठीक है।
उसी नाम से वो मलयालम भाषा में अपनी कविताएं जो लिखती थी। तो आप ये एक चीज भी लिख सकते हो कि उनका जो नाम था वो क्या था, MADHAVVI, ठीक है, माधवीकुट्टी, माधवीकुट्टी। At the age of 15 she was married to Mr. दास। 15 साल की उम्र में उनकी शादी किससे हो जाती है, मिस्टर दास से हो जाती है। शादी से पहले जो वो अपनी पोएटिक टैलेंट जो था, जो लिखा करती थी, वो किस नाम से लिखा करती थी, माधवीकुट्टी नाम से लिखा करती थी। आफ्टर मैरिज 15 की एज में मैरिड होती है, शादी होने के बाद में मिस्टर जो दास, दास क्या है, सरनेम है, दास से उनके सर के सरनेम से उनका नाम क्या पड़ गया, कमला दास, ठीक है। शादी होने के बाद में हस्बैंड का सरनेम लगाने की वजह से उनका नाम पड़ा कमला दास, ओके। मिस्टर दास एन ऑफिशियल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक में एक ऑफिसर थे। उनके पति कहाँ पे, रिजर्व बैंक में एक ऑफिसर हुआ करते थे, बॉम्बे के रिजर्व बैंक में, बॉम्बे। शी डिड नॉट लाइक द डोमेस्टिक ड्यूटीज ओनली एंड फाउंड लाइफ इंटॉलरेबल। उनको जो क्या है, इस तरीके की जीवन, जो बॉम्बे का जो जीवन था, मतलब तो इस तरीके का मैरिड होने के बाद में, जो शादी होने के बाद में घर के अंदर ही रहना, घर का काम करना और बॉम्बे के अंदर जो वो जीवन यापन कर रही थी, वो उनको पसंद नहीं आता है। वो उससे खुश नहीं थी, अपनी मैरिड लाइफ से वो खुश नहीं थी, क्योंकि उनको कुछ अपनी लाइफ में कुछ अलग करने का होता था। तो इस वजह से वो जो घरेलू जीवन, घरेलू जिम्मेदारियां थी, उनसे वो खुश नहीं होती है, नहीं रहती है, इंटॉलरेबल। She lived in metropolitan city as Bombay, now मुंबई, आज जिसको मुंबई कहा जाता है, वो उस शहर में शादी होने के बाद में बॉम्बे में, मुंबई में अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। मुंबई, कैलकाटा, नाउ कोलकाता, दिल्ली एंड देन सेटल एट तिरुवनंतपुरम इन केरला। पहले वो शादी होने के बाद में कभी बॉम्बे में, कैलकाटा में, दिल्ली में, बड़ी बड़ी सिटियों में वो रही, लेकिन उनको उन शहरों की जो लाइफ स्टाइल थी वो उनको पसंद नहीं आती है। तो उसके बाद में वो कहाँ सेटल हो जाती है, तिरुवनंतपुरम इन केरला, केरला में के, केरला के ही तिरुवनंतपुरम नाम की जगह पे वो लास्ट में फिर सेटल हो जाती है। शी हैज 3 सन, उनके कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। Somehow she was never satisfied with her married life, इसके बावजूद भी वो अपनी मैरिड लाइफ से, शादीशुदा लाइफ से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है। A few years ago she adopted Islam as a religion and now her new name is सुरैया। कुछ सालों के बाद में वो अपना जो धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अपना लेती है और अपना नया नाम क्या रखती है, वो सुरैया, ठीक है। छोटे क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं काफी बार कि इस्लाम धर्म अपनाने के बाद में उन्होंने अपना नाम जो बदला वो क्या नाम था, तो सुरैया था। पहले उनका नाम था माधवकुट्टी, देन उन्होंने अपना नाम रखा कमला दास। कमला दास के बाद में इस्लाम धर्म अपनाया और उसमें अपना नाम रखा सुरैया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब है हर वर्ग, उनके जो कार्य थे, अब उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। She has been prolific writer in Malayalam and has pursued more than a dozen books of poetry and short stories in her mother tongue. वो मलयालम भाषा में लिखने वाली एक सफल लेखिका थी और उनकी मातृभाषा में कोई दर्जनों कविताएं और कहानियां उन्होंने अपनी मातृभाषा मलयालम में लिखी है, ठीक है। उनमें से हम कुछ मेन वर्क्स जो है उनके हम उन पे डिस्कशन करेंगे। She has published 3 books of poem in English independently and one is
कोलैबोरेटेड दीज बुक्स आर, उन्होंने 3 इंग्लिश पोएम्स की बुक भी उन्होंने पब्लिश करी जिनका नाम है समर इन कैलकाटा। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे मेन वर्ड्स में समर इन कैलकाटा, सेकेंड है द डिसेंडेंट्स 1967। थर्ड है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम 1973। फोर्थ में उनकी है टुनाइट, द स्वेग राइट, दिस 1979। ठीक है, तो मेन वर्क्स में हमने देखा उनके मेन वर्क्स कौन कौन से हैं। समर इन कैलकाटा जो आपकी पोएम है ये वाली माय ग्रैंडमदर हाउस, वो भी इसी में से ली गई। ये कलेक्शन है बुक्स है इंग्लिश की, जो बुक्स है उनमें से अलग अलग पोएम उनके अंदर अलग अलग है, तो आपकी जो पोएम है वो समर इन कैलकाटा से ही ली गई है। ठीक है, दूसरा है द डिसेंडेंट्स 1967। थर्ड है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ठीक है, 1973। फोर्थ द टू नाइट द स्वैग राइड 1979। ठीक है, तो ये आप लोग इनको लर्न कर लेना। अब हम क्या देखते हैं, शी wrote extensively and various popular magazines and periodicals such as the Illustrated Weekly of India, Poetry, East and West, Opinion, Debonair, Eve वीकली, फेमिना, एम्पायर, राउंड टेबल एंड लव एंड फ्रेंडशिप। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे जो पेपर हैं उनके अंदर जो पत्रिकाएं आती हैं वो भी उन्होंने खूब सारे लिखे जिनके अलग अलग नाम है। तो आपको इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये 3-4 लर्न कर लेना बहुत है इतना। इसके अलावा तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, विभिन्न मैगजीन और पत्रिकाओं के लिखी जिनका नाम अभी हमने पढ़ा। अब उनकी है हर ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज इट इज ए बुक टू स्टार रियलिटी। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी खुद की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हर ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी वेरी फेमस। ठीक है, ये उनकी खुद के जीवन से संबंधित थी, उनके जीवन में जो उन्होंने दुख तकलीफें और जो भी पीड़ाएं उन्होंने अपने सहन करी है, जिस तरीके से उनको बचपन की यादें आती हैं, अपनी दादी जी की याद आती है, हस्बैंड के साथ उनका अच्छे से रिलेशन नहीं थे, मैरिड लाइफ उनकी सक्सेसफुल नहीं थी, तो वो सारा जो उन्होंने लिखा है वो उन्होंने अपनी इसमें लिखा है माई स्टोरी के अंदर। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी वो होता है जो खुद के ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, she also published a novel Alphabet of Lust, while is all about love and sex, a theme most suitable for Kamala Das to handle। उन्होंने एक और नॉवेल लिखा है जो है, क्या नाम है, अल्फाबेट ऑफ लस्ट।
नॉवेल उनका था जो किसके ऊपर आधारित है, लव एंड सेक्स, लव एंड सेक्स के ऊपर आधारित है उनका अल्फाबेट ऑफ लव, अल्फाबेट ऑफ लस्ट। इसके अंदर उन्होंने प्यार और सेक्स के अंदर क्या फर्क है उस चीज का इन्होंने इस नॉवेल के अंदर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, Kamala Das to handle. In 1995 was published the English translation of the Malayalam short story The Sandal Tree and Other Stories translated by V.C. Harris and C.M. मोहम्मद उमेर दिशा। तो उनकी जो 1995 में जो उनकी जो स्टोरीज थी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो मलयालम से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था वो पब्लिश हुई थी और उनको किसने किया था, C.M. मोहम्मद उमेर दिशा एंड V.C. हारिस ने। ठीक है, V.C. हारिस और C.M. मोहम्मद उमर दिशा नाम के जो थे उन लोगों ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अब हम क्या देख रहे हैं, कैरेक्टराइज ऑफ कमला दास। ठीक है, मेन जो चीजें थी हमने वो पढ़ ली, अपना जो मेन जो चीजें थी कमला दास के बारे में वो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कैरेक्टराइज ऑफ कमला दास। कमला दास whose several collections of poems has earned for her an unsuitable position among our prominent poet in English। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि कमला दास ने जो प्रकाशित किए थे काव्य संग्रह, उनकी जो कविताओं का जो संग्रह था वो हमारे लिए अंग्रेजी भाषा के प्रमुख कवियों में एक उच्च स्थान प्राप्त कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश में जो पोएम्स लिखी हैं उनके द्वारा उनका जो स्थान है वो काफी ही इम्पोर्टेंट दिखाया जाता है। पोएट इन इंग्लिश, ऑल्दो शी हैज produced only 3 slender volumes of verse, she stands out as Indian poet writing in English today by virtue of her lyricism, openness and frankness। उन्होंने सिर्फ 3 ही उनके जो संग्रह हैं ये वाले जो 3 ही उन्होंने इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर उन्होंने बहुत ही खुल के ओपन होके फ्रैंक होके उन्होंने हर चीज को मतलब दिखाया है किस तरीके से अपनी पोएम के अंदर उन्होंने। She is truly a poet of human body। उन्होंने उनके अंदर एक सच्चा कवि निवास करता है, उनकी बॉडी के अंदर करता है। हर पोएट्री इज फील्ड विथ इमेज ऑफ लव एंड लस्ट। उनकी जो कविताएं हैं वो प्यार और लस्ट जो वासना जो होती है उसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से आधारित है। The great candor in sincerity of tone in her poetry, she details her own experience, record her personal concern and recommended in her poetry। उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस उन्होंने देखा उन्होंने उनको उस कविताओं के अंदर रखा है। There is a strong autobiographical touch in her poetry which makes Kamala Das confession poet। उनकी जो कविताएं हैं उनके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल पोएट्री हैं, वो उनके खुद के जीवन से संबंधित कविताएं हैं। She hide nothing, उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया from her readers including what is ugly and forbidden। उनकी लाइफ में किस तरीके से प्रताड़ित की गई, किस तरीके से उनको मतलब जिस तरीके से उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए उन्होंने बिल्कुल खुल के हर चीज कही है, किसी चीज को उन्होंने मतलब हाइड नहीं किया। She has a capacity of breathless self-analysis and a tune of utter sincerity। She always deal with private humiliation and suffering। उन्होंने हमेशा जो मनुष्य के प्राइवेट जीवन जो एक अपना अलग जीवन के अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं जिनको हम बताते नहीं हैं, लोगों को छुपाते हैं, उनको उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी कविताओं में रखा है। The free verse of Kamala Das has perfected a way of the reading the most intimate experience without ever being sentimental or having any track of pathos। She avoids all kitschs of experience। Her frank admission and bold
treatment of private life and perfectly in keeping with the nature and theme of the confessional poetry। उनकी जो पोएट्री है, उनकी जो कविताएं हैं, उनके अंदर उन्होंने किस तरीके से बोल्ड तरीके से मतलब एक औरत के जीवन के जो अंदर जो लव, लस्ट एंड सेक्स जो तीन चीजें होती हैं, उनको उन्होंने किस तरीके से मतलब अपना पूरा खुल के उन्होंने सामने रखा है कि एक औरत के साथ मतलब फीमेल के साथ किस तरीके की परिस्थितियां हस्बैंड के द्वारा, समाज के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा जिस तरीके से वो फेस करती है, उन चीज़ों को उन्होंने अपनी कविताओं में बहुत अच्छे से खुल के ओपन तरीके से फ्रैंक तरीके से रखा है। कुछ भी चीज़ उन्होंने सोसाइटी की कोई भी चीज़ उन्होंने हाइड नहीं करी है। तो इस तरीके से हमने कमला दास के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, कमला दास की पर्सनल लाइफ के बारे में पढ़ा। हमने देखा है कि उनका जन्म 31 मार्च 1934 साउथर्न मालाबार इन केरला में उनका जन्म हुआ था। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। मेन चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल से जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इतना नहीं जाना, आपको मेन चीज़ें देखनी है कि इसमें मेन क्या है। मेन उनका बर्थ है, एजुकेशन में एट होम घर पे हुई थी, उनके पास कोई एजुकेशनल डिग्री नहीं थी, कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, उसके बावजूद भी वो बहुत ही अच्छी क्या थी, इंडो एंग्लिकन पोएट्री जो 2 भाषाओं में लिखा करती थी। ठीक है, मेन वर्क्स में आपके पास समर इन कैलकाटा, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम, टू नाइट द स्वैग राइट है। ठीक है, इसके बाद में उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, माई स्टोरी एक फेमस है जिसके अंदर उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी को रखा है। ठीक है, नॉवेल है उनका अल्फाबेट ऑफ लस्ट। अल्फाबेट ऑफ लस्ट लव एंड सेक्स के ऊपर ये डिपेंड है, इसकी जो थीम है लव एंड सेक्स पे। और इनके कैरेक्टराइज में देखते हैं उनके लिखने का जो तरीका था वो मैं आपको अभी मैंने पढ़ाया कि बहुत ही खुल के और बहुत ही ओपन तरीके से सोसाइटी की जो प्राइवेट जो लाइफ है लोगों की, वुमेन की, फीमेल्स की, उन लाइफ को उन्होंने अपनी पोएम में बहुत अच्छे से खुल के रखा है। तो आगे हम पढ़ेंगे हमारा इंट्रोडक्शन टू द पोएम। पोएम के बारे में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उसकी हम थीम पढ़ेंगे कि पोएम जो है किस चीज़ के ऊपर आधारित है। डायरेक्ट आपको मैं पोएम पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पहले हम पोएम की थीम जानेंगे कि किस बात पे, कहाँ पे और किस चीज़ से रिलेटेड है। जब भी हम लिखते हैं, हम कोई कविता या कोई हम शायरी या हम कुछ लिखते हैं, एक लिटरेचर की जो खासियत होती है लिखना, राइटिंग सबसे बड़ी उनकी खासियत होती है लिटरेचर के स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में हम कुछ सोच रहे होते हैं और हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हमारे माइंड में पहले बहुत सारी कल्पनाएं आती हैं, बहुत सारी पिक्चर्स आती हैं, बहुत सारी इमेज आती है। तो वो चीज़ हम पोएट ने यहाँ पे कमला दास ने जो पोएम लिखी माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो किन चीज़ों से प्रभावित होकर उन्होंने ये पोएम